Hello, good morning to all my dear students. Today we discuss about wildlife management. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था। ये टॉपिक चल रहा है वाइल्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेजों को हम किस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और किस प्रकार से उनका प्रबंधन कर सकते हैं जिससे कि ये इन फ्यूचर लाइफ में ये बने रहें। आज जैसे है नेचुरल रिसोर्सेज वे फ्यूचर में बने रहें। तो इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और वन्य जीव प्रबंधन। वन्य जीवों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ है वन्य जीव। इस प्रकार के जीव जो वनों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं या वन्य जीव कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या किया जाता है, इनके जो अति दोहन है या अधिक शोषण है इसको रोका जाता है। अति दोहन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या हम ये कहेंगे कि इनका जो शोषण हो रहा है अर्थात इनकी जो शिकारी व्यक्ति क्या करते हैं, इनको मार्केट में बेच देते हैं, या तो वो मांस के लिए या उनके सींग के लिए, या जैसे कस्तूरी है तो उनसे कस्तूरी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, या जैसे हाथी है तो उसको सींग के लिए मार दिया जाता है, घेड़ा है उसको सींग के लिए मार दिया जाता है। तो इन सब से बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जरूरी है, जिससे कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारी जो धरोहर विभिन्न प्रकार की जो ये बहुत सारी जो जैव विविधता है इसको लंबे समय तक बचाए रख सके। तो इसके लिए इसका उचित मैनेजमेंट और उचित प्रबंधन जरूरी है। तो वन्य जीवों के अधिक शोषण या अति दोहन को रोकना ही वन्य जीव मैनेजमेंट कहलाता है। अति दोहन या अति शोषण को उनके को रोकना। और दूसरी बात इसी में क्या कर सकते हैं हम कि इनके जो आवास का जो विखंडन है उसको रोकना, या फिर ये कहेंगे कि इनके आवास में बढ़ोतरी करना, ये सभी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। जो इनके आवास का जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, जिसके कारण वन्य जीवों की जातियां विलुप्त हो रही है, तो उसको रोकना। भारत सरकार ने इसके लिए 1952 में IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका गठन किया। और इसी संस्था के तत्वाधान में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की 13वीं बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए। तो उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण उपाय क्या थे जिनके द्वारा कि वन्य जीवों को उचित प्रबंधन किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके, जिससे कि वो निकट भविष्य में बचे रह सके और उनकी जो जीन पूल है वो बना रह सके और जातीय विविधता भी बनी रह सके। तो संरक्षण की जो उपाय है वो क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि संरक्षण के जो उपाय है, प्रथम है इसमें आखेट पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाना। आखेट पर सबसे ज्यादा वन्य जीवों की जो क्षति हो रही है वो उनके आखेट के कारण या उन्हें मार दिया जाता है, इसके कारण उनकी संख्या में कमी आ रही है। आखेट करना, उन्हें मार देना, और वो भी मनोरंजन के लिए। लोग क्या करते हैं, पहले भी आपने देखा होगा राजा महाराजाओं का समय था तो उसमें राजा महाराजा भी मनोरंजन के लिए और आखेट के लिए निकलते थे, धनुष बाण के साथ निकलते थे शुरुआत में ही, और उसके बाद बंदूक लेके निकलते थे। अंग्रेजों के टाइम में भी बंदूक लेके निकलते थे। तो उनसे क्या करते, वो पशुओं पर शिकार करते थे या जो भी जीव जंतु वनों में मिल जाते थे। तो उस आखेट पर पूर्णतः कानूनी प्रतिबंध लगाना है, जिससे कि जीवों की संख्या कम ना हो। पहला है ये मुख्य है कि आखेट पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाना। दूसरा क्या है कि अभ्यारण्य व राष्ट्रीय पार्कों का विकास करना। अभ्यारण्य, सेंचुरी एंड नेशनल पार्कों का विकास करना। इससे क्या होगा कि जो
हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। हैबिटेट को यदि हम प्रोटेक्ट कर देंगे, उनके जो आवास है वन्य जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है, यदि उसको हम सुरक्षित कर देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं कि यहाँ वनों की कटाई या ये क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र है कानूनी रूप से और इसमें मानव की गतिविधि पर रोक है, तो ऐसे स्थलों में फिर क्या होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनके आवास की कमी नहीं रहेगी और वो अपनी स्वतंत्र लाइफ, और हम ये कह सकते हैं कि वो आसानी से उनके लिए जो रहने की व्यवस्था हो जाएगी, उनके प्रजनन में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो ये सभी होंगे तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी का आवास ही छीन लेंगे तो फिर उसकी संख्या में बढ़ोतरी संभव नहीं है। तो बड़े स्तरों पर क्या किया जाएगा कि अभ्यारण्यों का विकास किया जाएगा और राष्ट्रीय पार्कों का विकास किया जाएगा, तभी हम वाइल्ड लाइफ का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके और लंबे समय तक ये प्राकृतिक संसाधन बना रह सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में सुधार करना, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें सुधार करना, वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास है उसमें सुधार करना, उसके विखंडन को रोकना, ये सभी भी सुझाया गया उपाय है। और नेक्स्ट है आखिरी योग्य जंतु जातियों का निर्धारण करना, जिससे ये भी हो कि मनोरंजन के साधन भी कम ना हो, लेकिन ऐसी जंतु जातियां जिनमें की ब्रीडिंग बहुत तेजी से होती है या जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत तेजी से करती है, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, कुछ ऐसी जंतु जातियों को चिन्हित किया जाए जो मनोरंजन के भी काम आ सके और आखेट उनका किया जा सके। लेकिन सभी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके आखेट पर रोक लगा दिया, तो कुछ चिन्हित जातियों का ही आखेट किया जा सके, इनका निर्धारण करना और इस तरह के पार्क भी विकसित करना, ये कुछ उपाय है जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट और उचित प्रबंधन किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसी में क्या है कि कुछ एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि वन्य जीवों को संरक्षित करना, जो भी वन्य जीव है उनको संरक्षित करना। कानूनी इसमें क्या किया गया कि वन्य जीवों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई कि वन्य जीवों को मारना, उनका अतिदोहन करना, उनका मांस बेचना या उनसे उत्पाद प्राप्त करना कानूनी अपराध होगा और सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो यदि ऐसा ना होता तो अब तक कब के ही वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव है वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके होते। कुछ प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट से चलाए हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलकर, जिनके द्वारा वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट है इसमें 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, ये चलाया गया 1971 में। इसके तहत विभिन्न देशों में बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, जिनमें कि मानव की गतिविधियों को सीमित कर दिया गया और वो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही इस तरह के क्षेत्र घोषित किए गए थे। ऐसे ही क्षेत्र हमारे यहाँ है, जैसे ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, सॉरी हॉटस्पॉट है वो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। हमारे यहाँ पर भी टाइगर है। ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर का निर्धारण किया गया। जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी है, नंदा देवी, आगे विस्तार से इनके बारे में बताएंगे। सिमली फॉल है, नौकरेक है, ये सभी क्या है कि ये सभी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो भारत में स्थापित किए गए हैं। तो इन प्रोग्रामों का क्या उद्देश्य था कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन देना, जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा का देना, उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना। भारत में ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 1 अप्रैल 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों को संरक्षित करना, बाघों की संख्या में वृद्धि करना, जो कि बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो बाघ या टाइगर है वो पारिस्थितिक तंत्र में भी हम बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में आपने देखा होगा फूड चेन में कि ये टॉप कंज्यूमर होते हैं और सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो टॉप कंज्यूमर होते हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए अति आवश्यक है। तो इस चीज को देखते हुए 1 अप्रैल 1973 से भारत सरकार ने WWF और IUCN से जुड़कर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी करना था और उसके आवास का जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा था उसको रोकना था। कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो चलाए गए थे। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया गया, ये उड़ीसा में चलाया गया था 1975 में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रोकोडाइल की संख्या में बढ़ोतरी करना और उसका जो डिस्टर्बेंस जोन है उसको खत्म करना, जिससे कि वहां पे जो उसके और पास जो फिशिंग होती है उसको रोकना, उसको सीमित करना, जिससे कि क्रोकोडाइल्स का नंबर बढ़ सके और ये वाइल्ड लाइफ और वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। ऐसे ही एलिफेंट और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 से प्रारंभ किया गया। तो जो भी वन्य जीव है, जो वनों में जीव पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जिनके द्वारा कि इनका संरक्षण किया जा सकता है। और एक गिर लॉइन प्रोजेक्ट, ये गुजरात में 1972 में प्रारंभ किया गया था। गिर के जो लॉइन है, वो सफेद जो टाइगर है वो यहीं पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में, तो उनको संरक्षित करने के लिए गिर लॉइन प्रोजेक्ट चलाया गया। तो ये सभी जो उपाय हैं, ये उपाय थे जिनके द्वारा वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके तहत और ये प्रोजेक्ट चलाए गए, और भी अनेक सारे प्रोजेक्ट हैं एंटीलोप के संरक्षण के लिए, वो भी प्रोजेक्ट चलाए गए। तो इन सभी प्रोजेक्टों से क्या हुआ कि ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं इन सब से वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा। ये सरकार की प्राथमिकता रही थी कि इनके जो एक तो इनके व्यापार पर रोक लगाई जाए, इनके मांस पर, या इनके द्वारा जो भी सामग्री बनती है और इनसे जो प्राप्त की जाती है उन सब पर रोक लगा दी जाए। मैंने इसमें कानूनी, यदि सख्त कानून होगा तभी हम वाइल्ड लाइफ का ठीक प्रकार से कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कि जीवों के संरक्षण से संबंधित है। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और कुछ नेशनल राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। WWF काफी चर्चित है और इनकी फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। W बर्ड वाइल्ड लाइफ, F से फंड, बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका अदर नेम है बर्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। इसका अदर नेम हम ये कह सकते हैं, इसे दूसरा नेम और दे रखा है इसका, बर्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ये दोनों नाम इसी के हैं, फुल फॉर्म है दोनों ही इसकी। या तो आप ये कर सकते हैं इसका बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ चाहिए वन्य जीव, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। सेकंड है IUCN, और इसका हम ये बता देते हैं आपको, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल भी बता देते हैं आपको, जाइंट पांडा। इसकी बुक पे जो बाहर लिखा हुआ है, छपा हुआ है जो डायग्राम, सिंबल है इसका जाइंट पांडा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसकी जो रेड डेटा बुक होती है, ये यहां तो हम आपको बता देते हैं, ये क्या है कि ये एक IUCN रेड डेटा बुक जारी करती है, रेड डेटा बुक। और उसका जो सिंबल है रेड डेटा बुक का, ये है रेड पांडा, जो कि नेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है। रेड पांडा, ये ध्यान रखेगा। WWF का जायंट पांडा है, सिंबल है। और IUCN ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। और इसकी जो ये समय समय पर IUCN क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी किया हुआ है, जिसमें कि एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेयर स्पीशीज वो सभी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो उसकी जो रेड डेटा बुक है, उसका जो सिंबल है वो रेड पांडा है। WPSI ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी वन्य जीवों के संरक्षण से ही संबंधित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया। BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको भी बता देते हैं हम आपको। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। इसका जो प्रतीक है वो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल। IBWN, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि हमने यही बता दिया आपको, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, संरक्षण के इसके उपाय क्या हैं, आखेट पर पूर्णतः पाबंद लगाना होगा, और इनके लिए विशेष करके नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का विकास करना होगा, जिससे कि इनके आवास का भी फ्रेगमेंटेशन ना हो, और आखेट योग्य जो जंतु जाति है उन्हें पहचानना होगा, और आखेट युक्त जो जातियां हैं, आखेट पार्कों का भी विकास करना होगा, जैसे कि मनोरंजन पर भी तो ऐसा कमी नहीं आए, मनोरंजन की भी कमी नहीं आए। इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए थे, कि इनकी संख्या में जिनसे वृद्धि हो सके। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, जैसे WWF, IUCN, WPSI, BNHS एंड IBWN, ये संस्थाएं महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कि वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। यहां आज का असाइनमेंट आप नोट कर लें। असाइनमेंट में आप यहां पर छोटे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि WWF का पूरा नाम क्या है, IUCN की फुल फॉर्म क्या है, एंड IBWL की फुल फॉर्म क्या है। IBWL, इन तीनों की आप फुल फॉर्म याद कर लें। और इनमें से जो दो है वो काफी महत्वपूर्ण है, WWF एंड IUCN। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत में वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन को विस्तार से समझाइए। वन्य जीव प्रबंधन, भारत में वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन को समझाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण व प्रबंधन को समझाइए। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।